हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे जिम कॉर्बेट की ज़ुबानी उनके कुत्ते रॉबिन की कहानी, जो कि एक बहुत बहादुर और वफादार कुत्ता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने यानी जिम कॉर्बेट ने रॉबिन के माता-पिता को कभी नहीं देखा था। उस ब्रूम के योद्धा ने जिससे मैंने उसे खरीदा था, कहा कि वह एक स्पेनियल था। उसका नाम पिंचा था और उसका पिता एक बेहद माहिर शिकारी कुत्ता था। यही उसके वंश के बारे में मेरी सारी जानकारी थी। मुझे पिल्ला नहीं चाहिए था और यह पूरी तरह से संयोग था कि मैं अपनी एक दोस्त के साथ था जब 7 पिल्लों का एक झुंड एक बेहद गंदे टोकरे से बाहर निकाला गया। पिंचा सबसे छोटा और सबसे दुबला-पतला था और यह साफ था कि वह जीवित रहने के संघर्ष में आखिरी हद तक पहुंच चुका था। अपने बाकी थोड़े कम दयनीय भाइयों और बहनों को छोड़कर उसने मेरे चारों ओर एक बार चक्कर लगाया और फिर मेरे बड़े पैरों के बीच में जाकर गोल होकर लेट गया। जब मैंने उसे उठाया और अपनी जैकेट के अंदर रखा, उस समय सुबह बेहद ठंडी थी। उसने मेरे चेहरे को चाटकर अपना आभार व्यक्त करने की कोशिश की और मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि मुझे उसकी भयानक बदबू का एहसास नहीं हुआ। उस समय उसकी उम्र लगभग 3 महीने थी और मैंने उसे 15 रुपए में खरीदा। अब वह लगभग 13 साल का हो गया है और भारत का सारा सोना भी उसे मुझसे खरीद नहीं सकता। जब मैं उसे घर लेकर आया और उसने पहली बार अच्छे खाने, गर्म पानी और साबुन से मुलाकात की, तो हमने उसका पुराना नाम पिंचा खत्म कर दिया और उसका नया नाम रॉबिन रख दिया। यह नाम हमने एक वफादार पुराने कोली कुत्ते की याद में रखा, जिसने मेरी उम्र के 6 साल और छोटे भाई की उम्र के 4 साल में हमें एक गुस्साई भालू के हमले से बचाया था। नियमित खाने का रॉबिन पर वही असर हुआ जैसा सूखी जमीन पर बारिश का होता है। कुछ हफ्तों के बाद यह सोचकर कि एक लड़के और एक पिल्ले की ट्रेनिंग जितनी जल्दी शुरू हो उतना अच्छा है, मैंने उसे एक सुबह अपने हाथ से बाहर ले जाने का फैसला किया। मेरा इरादा उससे थोड़ा दूर जाकर 2-4 फायर करने का था, ताकि वह बंदूक की आवाज का आदी हो सके। हमारी संपत्ति के निचले हिस्से में घने कांटेदार झाड़ियां थीं। जब मैं उन झाड़ियों के किनारे-किनारे चल रहा था, तो एक मोर उड़कर ऊपर उठा। रॉबिन, जो मेरी एड़ी के पीछे-पीछे चल रहा था, उसे भूलकर मैंने मोर पर निशाना साधा और उसे गिरा दिया। वह झाड़ियों में जा गिरा और रॉबिन तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। झाड़ियां इतनी घनी और कांटेदार थीं कि मैं अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए मैं झाड़ियों की दूसरी तरफ भागा, जहां खुली जमीन थी। इसके आगे घना जंगल और लंबी घास थी और मुझे पता था कि घायल मोर वहीं भागने की कोशिश करेगा। खुली जमीन सुबह की धूप से चमक रही थी और अगर मेरे पास मूवी कैमरा होता
तो मैं एक अनोखा दृश्य कैद कर सकता था। मोर एक बूढ़ी मादा अपनी गर्दन के पंख सीधे खड़े किए हुए और एक पंख टूटे हुए जंगल की तरफ भाग रही थी। रॉबिन, जिसकी पूंछ जमीन से लगी हुई थी, उसकी पूंछ से चिपका हुआ था और उसके साथ घसीटता जा रहा था। मैं आगे दौड़ा और बड़ी बेवकूफी से मोर को गर्दन से पकड़कर जमीन से उठा लिया। तभी उसने अपने दोनों पैरों से जोरदार प्रहार किया और रॉबिन को उलट-पलट कर दिया। अगले ही पल रॉबिन फुर्ती से फिर खड़ा हो गया। जब मरे हुए मोर को जमीन पर रखा, तो वह उसके चारों तरफ नाचने लगा और बारी-बारी उसकी गर्दन और पूंछ पर हल्के-हल्के वार करने लगा। उस सुबह का पाठ खत्म हो चुका था और जब हम घर लौट रहे थे, तो यह कहना मुश्किल था कि अब हम दोनों में से कौन ज्यादा गर्वित था। रॉबिन, जो अब अपनी पहली शिकार की हुई चिड़िया घर ला रहा था, या मैं, जिसने एक गंदे टोकरे से एक विजेता को चुना था। शिकार का मौसम अब समाप्त होने वाला था और अगले कुछ दिनों तक रॉबिन को बटेर, कबूतर और कभी-कभी तीतर जैसे छोटे शिकार लाने का मौका दिया गया। गर्मी का मौसम हमने पहाड़ियों पर बिताया और नवंबर में जब वार्षिक प्रवास के तहत हम तराई की ओर लौट रहे थे, तो एक लंबी 15 मील की यात्रा के बाद जैसे ही हमने एक तेज मोड़ लिया, बंदरों के एक बड़े झुंड में से एक लंगूर पहाड़ी से कूदकर सड़क पार कर गया। वह भी रॉबिन की नाक के एकदम पास से। मेरी सीटी की अनदेखी करते हुए रॉबिन लंगूर के पीछे खाई की तरफ दौड़ पड़ा। लंगूर तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर सुरक्षित हो गया। जमीन खुली हुई थी, बीच बीच में कुछ पेड़ थे। यह खड़ी ढलान में 30-40 गज तक नीचे जाती थी, फिर कुछ गज के लिए सपाट होती थी और उसके बाद नीचे घाटी की ओर तेजी से उतरती थी। इस सपाट जमीन के दाईं ओर कुछ झाड़ियां थीं, जिनके बीच से बरसाती पानी से बना एक गहरा चैनल गुजरता था। रॉबिन ने मुश्किल से झाड़ियों में प्रवेश किया। तभी वह तुरंत बाहर निकल गया। उसके कान पीछे की ओर झुके हुए थे और पूंछ अंदर की तरफ दबी हुई थी। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था और उसके पीछे एक विशाल तेंदुआ हर छलांग के साथ उसे पकड़ने के करीब आता जा रहा था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और मैं जो भी मदद कर सकता था, वह पूरी ताकत से और चिल्लाना था। एम की पालंकी उठाने वाले लोग भी जोर-जोर से चिल्लाने लगे और यह हंगामा तब चरम पर पहुंच गया जब 100 से अधिक लंगूरों ने भी अपनी अलग-अलग स्वर में चेतावनी की आवाजें मिलानी शुरू कर दी। यह बेताब और आसमान दौड़ 25-30 गज तक जारी रही और जब तेंदुआ रॉबिन को पकड़ने ही वाला था, उसने अचानक बिना किसी कारण अपना रास्ता बदला और घाटी में गायब हो गया। रॉबिन ने पहाड़ी के किनारे से
गोल घुमाते हुए सड़क पर हमारी ओर लौटकर खुद को सुरक्षित कर लिया। इस बाल-बाल बचने की घटना से रॉबिन ने 2 बहुत उपयोगी सबक सीखे, जिन्हें उसने ज़िंदगी भर नहीं भुलाया। पहला, लंगूरों का पीछा करना खतरनाक है। दूसरा, लंगूर की चेतावनी की आवाज़ तेंदुए की मौजूदगी का संकेत देती है। रॉबिन ने वहीं से अपनी ट्रेनिंग शुरू की, जहाँ बसंत में इसे रोका गया था। लेकिन जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि उसकी शुरुआती उपेक्षा और भुखमरी ने उसके दिल पर गहरा असर डाला था, क्योंकि अब ज़रा सा भी परिश्रम करने पर वह बेहोश हो जाता था। किसी भी शिकार कुत्ते के लिए इससे ज़्यादा निराशाजनक बात कोई और नहीं हो सकती कि उसका मालिक शिकार पर जाए और उसे घर छोड़ दिया जाए। यूं कि अब रॉबिन के लिए पक्षियों का शिकार वर्जित था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ तब ले जाना शुरू किया जब मैं बड़े जानवरों के शिकार के लिए जाता था। उसने इस नए खेल को उसी सहजता से अपनाया जैसे पानी में बत्तख। इसके बाद से जब भी मैं राइफल लेके बाहर गया, वह मेरे साथ रहा। हमारी प्रतिक्रिया यह होती थी कि सुबह जल्दी निकलें और तेंदुए या बाघ के पैरों के निशान ढूंढें और उनका पीछा करते रहें। जब पंजों के निशान जमीन पर साफ दिखाई देते, तो मैं ट्रेनिंग करता और जब शिकार जंगल में चला जाता, तो मैं रॉबिन के साथ ट्रेनिंग करता। इस तरह हमने कई बार मीलों तक जानवरों का पीछा किया, जब तक कि हम उसके पास नहीं पहुंच गए। पैदल शिकार करते समय किसी जानवर को तुरंत मार गिराना पेड़ के मचान से या हाथी की पीठ से नीचे गोली चलाने की तुलना में कहीं अधिक आसान होता है। यह तो एक कि जब घायल जानवर का पीछा पैदल करना हो, तो मौका पाकर चलाई गई गोली का सहारा नहीं लिया जा सकता, और दूसरा, जानवर के महत्वपूर्ण अंग पैदल शिकार के दौरान अधिक आसानी से निशाने पर आते हैं, क्योंकि शिकार और शिकारी का एक ही स्तर पर होते हैं। फिर भी सावधानीपूर्वक निशाना लगाने के बावजूद मैंने कई बार तेंदुए और बाघों को सिर्फ घायल किया है। ऐसे में वे अक्सर हिंसक होकर इधर-उधर घूमते रहे, जब तक कि दूसरी या तीसरी गोली ने उन्हें शांत नहीं किया। सालों की साझेदारी में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ, जब रॉबिन ने मुझे एक कठिन परिस्थिति में अकेला छोड़ दिया। जब उस दिन वह थोड़े समय बाद मेरे पास वापस आया, तो हमने तय किया कि इस घटना को कभी नहीं दोहराया जाएगा और न ही इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अब हम दोनों उम्रदराज हो चुके थे और शायद उतने संवेदनशील नहीं रहे। वैसे भी रॉबिन, जिसने कुत्तों के 70 साल से अधिक की उम्र पार कर ली है और जो इस समय मेरी टांगों के पास लेटा हुआ है, उस बिस्तर पर जिसे वह अभी तक नहीं छोड़ेगा, अपनी बुद्धिमान भरी आंखों से मुस्कुराकर और अपनी छोटी सी पूंछ हिलाकर मुझे इस कहानी को साझा करने की इजाजत दे चुका है। हमने तेंदुए को तब तक नहीं देखा जब तक वह घनी झाड़ियों से बाहर नहीं आया और रुककर अपने बाएं कंधे के ऊपर पीछे की ओर नहीं देखा। वह एक बड़ा नर तेंदुआ था,
जिसकी चमकदार गहरी काली चमड़ी पर उसके धब्बेदार आकृतियां ऐसे उभरी हुई थीं जैसे समृद्ध मखमली कपड़े पर बने स्पष्ट डिजाइन। मैंने उसकी दाहिनी कंधे पर 15 गज की छोटी दूरी से बिना किसी जल्दबाजी के सटीक राइफल से निशाना साधा। मैंने उसके दिल के पास से कितना कम निशाना चूका इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे ही गोली 50 गज दूर मिट्टी उड़ा रही थी, वह तेंदुआ हवा में ऊंचा कूद चुका था। हवा में कलाबाजी खाकर वह उन्हीं घनी झाड़ियों में जा गिरा जिन्हें वह 1 मिनट पहले छोड़कर बाहर निकला था। हमने उसे 20, 40, 50 गज तक झाड़ियों में दौड़ते हुए सुना और फिर अचानक ही उसकी आवाज बंद हो गई। इस आवाज के अचानक रुकने के दो ही कारण हो सकते थे। या तो तेंदुआ वहीं गिरकर मर गया था या फिर 50 गज तक पहुंच गया था। हमने उस दिन लंबी दूरी तय की थी। सूरज डूबने के करीब था और हम अब भी घर से 4 मील दूर थे। जंगल का यह हिस्सा इंसानों के आने जाने के लिए नहीं था और रात में उस रास्ते से किसी के गुजरने की 1% भी संभावना नहीं थी। और सबसे बड़ा कारण, ना तो उन्हें अकेला छोड़ा जा सकता था और न ही घायल तेंदुए का पीछा करने के लिए साथ ले जाया जा सकता था। इसलिए हमने उत्तर की ओर मुड़कर घर की राह पकड़ ली। मुझे उस जगह को याद रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इन जंगलों में दिन में और कई बार रात में भी लगभग आधी सदी से चलता आया था। मैं आंखें बंद करने के बाद भी जंगल के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता था। अगली सुबह रात ने अभी दिन का स्थान लिया ही था जब मैं और रॉबिन, जो पिछली शाम हमारे साथ नहीं था, उस जगह पहुंचे जहां मैंने गोली चलाई थी। रॉबिन, जो आगे आगे चल रहा था, उसने बहुत सतर्कता से उस जगह की जांच की जहां तेंदुआ खड़ा था। फिर उसने अपना सिर उठाया और हवा को सूंघा और झाड़ियों के किनारे की ओर बढ़ा जहां तेंदुआ गिरने पर खून के बड़े बड़े धब्बे छोड़ गया था। मुझे खून की जांच करने की जरूरत नहीं थी ताकि यह पता लग सके कि घाव कहाँ था, क्योंकि मैंने नजदीक से गोली चलाई थी और गोली लगने की जगह और दूसरी ओर उड़ती हुई मिट्टी को साफ देखा था, जो यह साबित कर रही थी कि गोली तेंदुए के शरीर को भेदकर दूसरी ओर निकल गई थी। हो सकता है कि बाद में खून के निशान का पीछा करना जरूरी हो, लेकिन फिलहाल 4 मील की अंधेरे में की गई यात्रा के बाद थोड़ा आराम करना हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि यह हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। सूरज निकलने ही वाला था और सुबह के इस शुरुआती समय में जंगल के सभी जीव जंतु अपनी गतिविधियों में लगे हुए थे। यह सुनना जरूरी था कि वे घायल तेंदुए के बारे में क्या बता रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पास के पेड़ के नीचे मुझे सूखी जगह मिली जहां भारी ओस का असर नहीं पहुंचा था। वहां बैठकर मैंने अपना सिगरेट खत्म किया और रॉबिन मेरे पैरों के पास लेटा हुआ था। तभी लगभग 60 गज दूर
हमारी बाईं ओर एक चीतल मादा और फिर दूसरी ओर तीसरी ने पुकारना शुरू कर दिया। रॉबिन बैठ गया, धीरे-धीरे सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा और जब उसने मेरी नज़र पकड़ी, तो उतनी ही धीमी गति से वापस उस दिशा में देखने लगा, जहाँ चीतल पुकार रहे थे। उस दिन से जब उसने पहली बार लंगूर की चेतावनी की आवाज़ सुनी, तब रॉबिन ने अनुभव के लंबे सफ़र को तय कर लिया था। अब उसे यह पता था, जैसा कि वहाँ सुनने वाले हर पक्षी और जानवर को पता था कि चीतल जंगल के जीवों को तेंदुआ की मौजूदगी के बारे में आगाह कर रहे थे। जिस तरह से चीतल पुकार रहे थे, उससे साफ था कि तेंदुआ उनकी पूरी नज़रों में था। थोड़ी और धैर्य रखने पर वे हमें यह भी बता देंगे कि तेंदुआ जिंदा है या नहीं। वह लगभग 5 मिनट तक पुकारते रहे। अब अचानक और एक साथ उन्होंने एक बार फिर तेज आवाज में पुकारा और फिर अपनी नियमित चेतावनी में लौट आए। इसका मतलब था कि तेंदुआ जिंदा था। उसने अपनी जगह बदली थी और अब फिर से शांत हो गया था। अब हमें सिर्फ तेंदुए की स्थिति का पता लगाना था और यह जानकारी हमें चीतलों का पीछा करके मिल सकती थी। हवा के बहाव के विपरीत 50 गज नीचे जाकर हम घनी झाड़ियों में दाखिल हुए और चीतलों का पीछा करने लगे। यह बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि रॉबिन किसी भी जंगल में बिल्ली की तरह बेहद चुपचाप चल रहा था। लंबे अभ्यास ने मुझे भी सिखा दिया है कि पैर कहाँ रखना है। चीतल तब तक दिखाई नहीं दिए जब तक हम उनके कुछ ही फीट के दायरे में नहीं पहुंच गए। वह खुले मैदान में खड़े होकर उत्तर की दिशा में देख रहे थे, जो मेरी समझ के अनुसार ठीक वही दिशा थी जहां पिछली शाम का क्रैशिंग साउंड खत्म हुआ था। अब तक चीतल हमारी बहुत मदद कर चुके थे। उन्होंने हमें यह बताया कि तेंदुआ खुले मैदान में लेटा हुआ है और वह जिंदा है। और अब उन्होंने हमें उसकी दिशा भी बता दी थी। यह जानकारी प्राप्त करने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया था। लेकिन अगर अब चीतलों ने हमें देख लिया और जंगल के जीवों को हमारी मौजूदगी के बारे में आगाह कर दिया, तो वह 1 सेकंड में हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देते। मैं सोच रहा था कि क्या बेहतर होगा, हम अपने कदम वापस लें, चीतलों के नीचे जाकर उनके पीछे से शॉट लेने की कोशिश करें, या तेंदुए की आवाज निकालकर उन्हें वहां से हटा दें। तभी एक मादा चीतल ने अपना सिर घुमाया और सीधा मेरी तरफ देखा। अगले ही पल एक चेतावनी भरी पुकार के साथ उन्होंने पूरी रफ्तार से दौड़ लगा दी। मुझे खुले मैदान तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 गज का फासला तय करना था। लेकिन मैं जितना तेज था, तेंदुआ मुझसे भी तेज निकला। मैं बस उसके पीछे हिस्से का पूंछ को झाड़ियों के पीछे गायब होते हुए देख पाया। चीतलों ने मेरी शॉट लेने की कोशिश को पूरी तरह से खराब कर दिया था। अब तेंदुए को फिर से ढूंढना और उसकी सही जगह का पता लगाना होगा। लेकिन इस बार रॉबिन की मदद से मैं खुले मैदान में कुछ मिनटों तक खड़ा रहा, ताकि तेंदुआ अपनी जगह पर शांत हो जाए और उसके गरजने से
थोड़ी गई गंध हमारे पास से निकल जाए। फिर मैंने रॉबिन को पश्चिम की ओर हवा की दिशा के विपरीत ले जाने का फैसला किया, जो उत्तर से आ रही थी। हम लगभग 60-70 गज तक चले गए थे जब रॉबिन, जो आगे आगे चल रहा था, रुक गया था और हवा की दिशा में मुड़कर खड़ा हो गया। जंगल में रॉबिन हमेशा खामोश रहता है और उसके पास अपने अद्भुत नियंत्रण भी है, लेकिन एक नस जो उसके पिछले पैरों के नीचे से जाती है, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह सकता। जब वह तेंदुए को देख रहा हो या तेंदुए की गंध गर्म और तेज हो, रॉबिन की यह नस अब फड़क रही थी और उसके पिछले पैरों के ऊपरी हिस्से के लंबे बाल हिल रहे थे। पिछली गर्मियों में इस जंगल के इस हिस्से में एक बहुत ही हिंसक चक्रवात आया था, जिसने कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया था। इन्हीं गिरे हुए पेड़ों में से एक की ओर, जो हमने 40 गज की दूरी पार की थी, रॉबिन अब देख रहा था। उसकी शाखाएं हमारी तरफ थीं और तने के दोनों ओर हल्की झाड़ियां और कुछ बिखरी हुई छोटी छोटी घास के गुच्छे थे। किसी और समय होता तो रॉबिन और मैं सीधा अपने शिकार की ओर बढ़ते, लेकिन इस बार थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी था। हम न सिर्फ एक ऐसे जानवर से निपट रहे थे जो घायल होने पर किसी भी डर को नहीं जानता, बल्कि साथ ही एक ऐसे तेंदुए से भी सामना कर रहे थे जिसे इंसान के खिलाफ अपनी नाराजगी को पनपने के लिए 15 घंटे का समय मिल चुका था। इसलिए यह तय था कि उसकी लड़ाई की प्रवृत्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी होगी। जब मैं सुबह घर से निकला था तो मैंने वही 275 राइफल उठा ली थी जो मैंने पिछली शाम इस्तेमाल की थी। यह एक अच्छी राइफल है, खास तौर पर तब जब लंबी दूरी तय करनी हो, लेकिन यह वह हथियार नहीं है जिसे आप घायल तेंदुए से निपटने के लिए चुनेंगे। इसलिए सीधे आगे बढ़ने के बजाय मैंने एक रास्ता चुना जो हमें गिरे हुए पेड़ से 15 गज की दूरी पर और समांतर ले जाता। रॉबिन आगे आगे था और हम धीरे धीरे इस रास्ते पर कदम बढ़ा रहे थे। हमने शाखाओं को पार कर लिया था। रॉबिन आगे आगे था और हम धीरे धीरे इस रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। उसकी दिशा को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि उसने क्या देखा था। तेंदुए की पूंछ का सिरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और फिर उतनी ही धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। यह चेतावनी का संकेत था जो तेंदुआ आमतौर पर हमला करने से पहले देता है। अपनी एड़ियों पर दाईं और मुड़ते हुए मैंने अभी अपनी राइफल कंधे पर ही रखी थी कि तेंदुआ झाड़ियों को फाड़ता हुआ हम पर झपटा। मेरी गोली जो तेंदुए को भटकाने के उद्देश्य से चलाई गई थी, ना कि उसे मारने या घायल करने की उम्मीद से, उसके पेट के नीचे से गुजरी और उसके बाएं पैर के मसल हिस्से से आर पार हो गई। राइफल की आवाज चोट से ज्यादा तेंदुए को इतना विचलित करने में सफल रही कि वह मेरे दाहिने कंधे के पास से निकल गया और मुझे छूने से चूक गया। इसके पहले कि मैं एक और गोली चला पाता, वह झाड़ियों के पार गायब हो गया। रॉबिन मेरे पैरों के पास से हिला तक नहीं था।
और अब हम दोनों उस जमीन का निरीक्षण करने लगे जिस पर से तेंदुआ गुजरा था। वहां हमें खून मिला, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि यह पुराने घावों से निकला था जो तेंदुए के हिंसक प्रयासों से फिर से खुल गए थे, या मेरी हाल ही गोली से निकला था। बहरहाल इससे रॉबिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे बिना किसी झिझक के निशान पकड़ लिए। घनी झाड़ियों से गुजरने के बाद हम एक घुटने तक ऊंची झाड़ियों वाले इलाके में पहुंचे। हम वहां से लगभग 200 गज आगे बढ़े थे जब मैंने देखा कि तेंदुआ हमारे सामने उठ खड़ा हुआ। इसके पहले कि मैं अपनी राइफल को उस पर साध पाता, वह लेंटाना की एक झाड़ी के नीचे गायब हो गया। यह झाड़ी, जिसकी शाखाएं जमीन को छू रही थीं, एक बड़े तंबू जितनी बड़ी थी। यह न केवल तेंदुए को आदर्श छुपने की जगह दे रही थी, बल्कि उसके लिए अगला हमला करने के सारे फायदे भी मुहैया करा रही थी। इस सुबह के रोमांचक अनुभव में रॉबिन और मैं बहुत अच्छी तरह से बाहर आ गए थे, और अब जिस हथियार से मैं लैस था उसका ख्याल रखते हुए तेंदुए का आगे पीछा करना मूर्खता होती। इसलिए बिना और देर किए हम मुड़े और घर की ओर चल दिए। अगली सुबह हम फिर से उस इलाके में थे। बहुत सुबह से ही रॉबिन चलने के लिए बेताब था, और जंगल की सुबह में जो भी दिलचस्प खुशबू आ रही थी उसे नजरअंदाज करते हुए वह मुझे दौड़ते हुए 4 मील तक करवाना चाहता था। अगर वह मुमकिन होता, मैंने खुद को 450-400 राइफल से सुसज्जित किया था, और इस कारण से मुझे पिछली बार की तुलना में अब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। जब हम लेंटाना झाड़ी से कई 100 गज दूर थे, तो मैंने रॉबिन को धीमा किया और सतर्क रहते हुए आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि यह कभी भी सुरक्षित नहीं होता कि एक घायल जानवर को उसी जगह पर पाया जाए जहां उसे घंटों पहले छोड़ा गया था। जैसा कि निम्नलिखित दुखद घटना से साफ पता चलता है, मेरे एक जानने वाले शिकारियों में से एक ने शाम को एक बाघ को घायल किया और उस खून के निशान को कई मील तक पीछा किया। अगले दिन कुछ लोगों के साथ, जिनमें से एक के हाथ में खाली राइफल थी और वह रास्ता दिखा रहा था, वह उस जगह पर वापस गया जहां उसने बाघ को छोड़ा था। उसका रास्ता पिछले दिन के खून के निशान से होकर गुजर रहा था, और जब वह बाघ को छोड़े हुए जगह से 1 मील दूर था, तो अगला आदमी जो स्थानीय शिकारी था, वह घायल बाघ के पास पहुंच गया और मारा गया। बाकी दल के लोग किसी तरह बच गए। कुछ पेड़ों पर चढ़ गए और कुछ दौड़ते हुए भाग गए। मैंने लेंटाना झाड़ी की सटीक स्थिति को चिन्हित किया था, और अब रॉबिन को ऐसी दिशा में ले जा रहा था जो उसे झाड़ी से कुछ गज की दूरी पर ले जाती। रॉबिन को जानना था कि किसी घायल जानवर की स्थिति का पता लगाने के लिए हवा के विपरीत दिशा में चलना कितना जरूरी होता है, और हमने कुछ ही दूरी तय की थी जब वह रुक गया, मुड़ा और हवा की दिशा में खड़ा हो गया, और मुझे बताया कि वह तेंदुए की खुशबू महसूस कर सकता है, जैसे पिछले दिन वह एक गिरे हुए पेड़ की ओर देख रहा था जो घनी झाड़ियों के किनारे और समांतर था।
जिसके बीच से हम तेंदुए का पीछा करते हुए लेंटाना झाड़ी तक पहुंचे थे। पेड़ की हमारी ओर जमीन खुली थी, लेकिन दूसरी तरफ घने बासोंटा के झाड़ थे। मैंने रॉबिन को अपनी ओर से लाइन पर चलने का संकेत दिया और हम लेंटाना झाड़ी को पार करते हुए, जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी, एक बारिश से बना गड्ढा पार करने लगा। यहाँ मैंने कोट उतारकर उसे पत्थरों से भर दिया, जितना कि उसके सिलाई के पकड़ सके, और यह 2.5 बोरा अपने कंधे पर लादकर पेड़ के पास खुले इलाकों में वापस लौट आया। मेरे कोट को फिर से पहनकर और राइफल को तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार करते हुए मैंने पेड़ से 15 गज की दूरी पर एक तिती ली और पत्थर फेंकना शुरू किया। पहले पेड़ पर और फिर इसके दूसरी तरफ झाड़ियों में, इस उद्देश्य से कि यदि तेंदुआ अभी भी जिंदा है तो वह खुले मैदान में आकर हम पर हमला करेगा, ताकि मैं उसे संभाल सकूं। जब मेरी सारी गोलियां समाप्त हो गईं, मैंने खांसा, हाथ ताली ताली बजाई और शोर मचाया, लेकिन ना तो बमबारी के दौरान और ना ही उसके बाद तेंदुए ने कोई हलचल की, जिससे यह संकेत मिलता कि वह जिंदा था। अब मुझे पेड़ के पास सीधे जाकर दूसरी तरफ देखना सही होता, लेकिन पुराने जंगल के एक कहावत को याद करते हुए मैंने यह भी सुरक्षित नहीं होता कि हम यह मान लें कि तेंदुआ मर चुका है। जब तक उसका चमड़ा न उधेड़ लिया गया हो। मैंने पेड़ के चारों ओर घेराव करने का निर्णय लिया और मेरा इरादा था कि मैं घेराव का आकार धीरे धीरे घटाऊं, ताकि मैं शाखाओं के नीचे और तने की पूरी लंबाई को देख सकूं। मैंने पहले घेराव का व्यास लगभग 25 गज रखा और जैसे ही मैं 2/3 रास्ता घूमा, रॉबिन रुक गया। जब मैंने नीचे देखा कि उसके किस चीज पर ध्यान दिया गया था, तो गहरे गुस्से में भरे गुर्राने की आवाजें सुनाई दी और तेंदुआ सीधा हमारी ओर दौड़ पड़ा। मैं केवल झाड़ियों को जोर से हिलते हुए देख सकता था, जो हमारे सीधे रास्ते में आ रही थीं, और मुझे बस इतना समय मिला कि मैं आधे दाहिने ओर मुड़कर राइफल को कंधे से उठाऊं। जब तेंदुए का सर और कंधे कुछ फीट दूर झाड़ियों से बाहर निकले, तेंदुए की छलांग और मेरी गोली एक साथ हुई और बाएं की ओर एक कदम साइड स्टेप करते हुए और जितना पीछे झुक सकता था, मैंने राइफल का दूसरा शॉट उसके शरीर में उसकी बगल से फेंका। जब वह मुझे पार कर रहा था, जब एक घायल जानवर, चाहे वह तेंदुआ हो या बाघ, सिर से दौड़ता है और संपर्क नहीं करता, तो वह हमेशा आगे बढ़ता है और हमले को दोबारा नहीं करता, जब तक उसे फिर से परेशान नहीं किया जाता। मैं बाइक की ओर साइड स्टेप कर रहा था, ताकि रॉबिन को नुकसान ना हो, और जब मैंने अब उसे नीचे देखा, तो वहाँ कहीं नहीं था। हमारे साथ शिकार करते हुए इतने सालों में यह पहली बार था जब हम एक कठिन मोड़ पर अलग अलग हो गए थे, और अब वह शायद घर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जंगल के उस हिस्से में 4 मील के बीच उसे कई खतरों का सामना करना पड़ सकता था। इस प्राकृतिक घटने से वह बहुत डर गया था
और इस खतरे के अलावा उसे ऐसे जंगल में कई बार खतरों का सामना करना था, जिसे वह घर से दूर होने के कारण अच्छी तरह से नहीं जानता था। और साथ ही उसकी कमज़ोर दिल की स्थिति भी थी और इसलिए वो बहुत बड़े संशय के साथ मैंने उसकी खोज में वापस मुड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने उसके सर को एक छोटे से खुले क्षेत्र के किनारे से एक पेड़ की तने के पीछे से झलकते हुए देखा, जो केवल 100 गज दूर था। जब मैंने हाथ उठाया और इशारा किया, तो वह झाड़ियों में गायब हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद झुकी आंखें और झुके हुए कानों के साथ वह चुपचाप मेरी ओर रेंगते हुए मेरे पैरों तक पहुंच गया। राइफल को नीचे रखते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसकी जिंदगी में दूसरी बार उसने मेरा चेहरा चाटा, मुझे यह बताने के लिए छोटी सी घुटी हुई आवाज के साथ कि वह मुझे बिना चोट के पाकर कितना खुश था और वह अपने आप को छोड़ देने के लिए कितना शर्मिंदा था। हमारे द्वारा अचानक और पूरी तरह से खतरे का सामना करते हुए हमारी प्रकृतियाँ एक कुत्ते और एक इंसान के बीच आपातकाल में कैसे होती हैं, इसका उदाहरण थी। जब खतरा सुना जाता है और नहीं देखा, रॉबिन के मामले में इसने उसे चुपचाप और तेजी से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया, जबकि मेरे मामले में इसने मुझे जमीन पर चिपका दिया और पीछे हटना, चाहे वह तेज हो या असंभव बना दिया। जब मैंने रॉबिन को यह यकीन दिलाया कि अस्थायी रूप से अलग होने के लिए वह जिम्मेदार नहीं था और उसका छोटा शरीर अब कांपना बंद हो चुका था, मैंने उसे नीचे रखा और हम दोनों उस स्थान पर गए जहां तेंदुआ, जिसने इतनी साहसी लड़ाई लड़ी थी और जिसने अंतिम दौर को लगभग जीत लिया था, वह मरा पड़ा था। मैंने तुम्हें यह कहानी सुनाई है और जबकि मैं यह कहानी सुना रहा था, रॉबिन, जो सबसे बड़ा दिलवाला और सबसे बड़ा वफादार दोस्त था जो कभी इंसान के पास था, खुशहाल शिकार भूमि पर चला गया है। रॉबिन और जिम कॉर्बेट की मित्रता वफादार कुत्तों की अनमोल मिसाल है। रॉबिन की निष्ठा ने हर चुनौती में जिम का साथ नहीं छोड़ा। जंगल की गहराइयों में उनके बीच का बंधन अटूट रहा। वफादार कुत्ते की प्रेम कहानी दिलों में हमेशा बसी रहेगी। अगर आप लोगों को ये सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।